महामारी की दूसरी लहर से बदहाल अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए सरकार ने हाल में 6,28,000 करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों व छोटे कर्जदारों के लिए कर्ज गारंटी योजना के अलावा आपात कर्ज सुविधा योजना की रकम 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दायरा भी बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इसलिए एक और राहत पैकेज की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। स्थिति यह है कि देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी में भारी गिरावट के कारण क्रय शक्ति घट गई है। बड़ी संख्या में लोगों की बचत खत्म हो गई है और वे कर्ज लेकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महामारी की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात से बैंकों का एनपीए बढ़ गया है। खुदरा परिसंपत्तियों और छोटे उद्यमों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। निजी निवेश की गति भी सुस्त हो गई है। कुल उपभोग, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाओं पर बड़ा असर दिखाई दिया है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने पूर्व निर्धारित 10.5% के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने भी आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया है, जो पहले 10.4% था। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण में युद्ध स्तर पर तेजी लाने से महामारी के दुष्प्रभाव से निकलने में मदद मिलेगी। साथ ही मांग, उपभोग और निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जान आएगी। वैश्विक वित्तीय संगठनों व क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि इन रिपोर्टों में भी विकास दर में कमी आने के स्पष्ट संकेत हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले 13.9% था। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकेतक बता रहे हैं कि दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। दूसरी लहर के कारण 2021 के वृद्धि दर अनुमान को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। रिपोर्ट में कोविड टीकाकरण की निम्न दर को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है, तेजी से टीकाकरण कर आर्थिक नुकसान को बचाया जा सकता है। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में 2021-22 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 12% की गिरावट की आशंका जताई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्र गति से वृद्धि मुश्किल होगी, जैसा कि पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णबंदी हटने के बाद देखा गया था। इसका कारण इस बार उपभोक्ता धारणा बेहद कमज़ोर हुई है। लोग पिछले साल के मुकाबले महामारी की दूसरी लहर के असर को देखकर ज़्यादा चिंतित हैं। महामारी की पहली लहर से मिली भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था पूरी तरह उबर नहीं पाई है। अब दूसरी लहर के नुकसान दिखाई देने लगे हैं। देश के ज़्यादातर उद्योग कारोबार चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी बिक्री में 2 अंकों की वृद्धि को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है। दूसरी लहर ने उन संभावनाओं को भी लगभग खत्म कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक निराशाएं चालू वित्त वर्ष में आर्थिक आशाओं में बदल जाएंगी। चूंकि इस बार दूसरी लहर के बीच पिछले साल जैसी देशव्यापी कठोर पूर्णबंदी नहीं लगाई गई, इसीलिए विनिर्माण क्षेत्र पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ा। IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक PMI मई 2021 में घटकर 50.8 पर आ गया, जो अप्रैल में 55.5 अंक पर था। इस दौरान कंपनियों के पास नया काम और उत्पादन पिछले 10 महीनों से सबसे कम रहा, जबकि पिछले साल मई में विनिर्माण PMI घटकर 30.8 अंक रह गया था। इसी तरह IHS इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI मई में गिरकर 46.4 पर आ गया, जो अप्रैल में 54 था। भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियां 8 महीने में पहली बार संकुचित हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारों व RBI ने महामारी की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए कुछ कदम अवश्य आगे बढ़ाए हैं। हाल में घोषित राहत पैकेज के अलावा पिछले 2 महीनों में आर्थिक सामाजिक राहत की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मई 2021 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। इससे 80 करोड़ लोग लाभान्वित होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि RBI ने व्यक्तिगत कर्जदारों और छोटे कारोबारों के लिए कर्ज पुनर्गठन की जो सुविधा बढ़ाई है और कर्ज का विस्तार किया है, उससे छोटे उद्योग कारोबारों को लाभ होगा।
इस नई सुविधा के तहत 50 करोड़ रुपए तक के बकाये वाले वे कर्जदार अपना कर्ज 2 साल के लिए पुनर्गठित करा सकते हैं, जिन्होंने पहले छूट की अवधि या पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की नकदी की व्यवस्था की है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक 4 जून को पर्यटन, होटल और विमानन जैसे क्षेत्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नकदी समर्थन की घोषणा कर चुका है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टीकाकरण की सफलता ज़रूरी है। केंद्र की सबके लिए निःशुल्क टीकाकरण नीति के तहत अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष दिसंबर तक सबके लिए टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 90 लाख टीके लगाने होंगे। अब तक आबादी के 5वें हिस्से को टीका लग चुका है। इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें केवल एक ही खुराक लगी है। टीकाकरण के मामले में हम अभी कई देशों से काफ़ी पीछे हैं। ब्राज़ील ने अपने आबादी के 40% हिस्से को टीका लगा दिया है। चीन में आबादी के करीब 90% और अमेरिका में करीब 95% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इस बात पर ध्यान दिया जाना होगा कि पिछले वर्ष महामारी की चपेट में आए कई पश्चिमी देशों ने अपने उद्योग कारोबार को सामान्य बनाने और अर्थव्यवस्था को गतिशील करने में टीकाकरण पर व्यय को बेहतर विकल्प माना है। ऐसे में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाकर ही अर्थव्यवस्था को गतिशील किया जा सकेगा। सरकार को चाहिए कि राहत पैकेज के अलावा नई मांग के निर्माण के लिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के भी उपाय करें। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा तब तक वे कुछ भी खरीद पाने की स्थिति में भी नहीं आ पाएंगे और इसका असर मांग और उत्पादन के चक्र पर दिखता रहेगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना वक्त की ज़रूरत है।